लीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाफ सेल रिएक्शन, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से देखना है, ये सब चीजें हमने देखी थी। नस्ट इक्वेशन को हमने डिराइव किया था, नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसे यूज करना है। तो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट गैल्वेनिक सेल के ऊपर नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला देखेंगे। कंप्लीट गैल्वेनिक सेल होता क्या है, किस तरीके से उसके रिएक्शंस लिखते हैं और किस तरीके से उसके लिए हमारा नस्ट इक्वेशन बन के आएगा। और जो आज बताया जाएगा क्वेश्चन सब हमारे कंप्लीट गैल्वेनिक सेल के ऊपर ही आते हैं। तो जो भी आज की क्लास में हम सीखेंगे वो पूरा बेस आपका बनाएगा हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल उसी तरह से सॉल्व करने। तो पिछली क्लास का अगर बात करें अगर हम लोग थोड़ा सा, तो हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर था बेटा नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, कि वो मेटल का नेचर क्या है और कौन से आयन में जा रहा है। जैसे Fe से Fe+2 में जा रहा है या Fe से Fe+3 में जा रहा है, पहला फैक्टर था। दूसरा था कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, उस आयन का जिस सॉल्यूशन के अंदर उस एनोड या कैथोड को डिप किया आपने, उसके अंदर उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है। बेसिकली उसके मेटल आयन का कंसंट्रेशन से हम कंसर्न करते हैं कि क्या उसका कंसंट्रेशन है। और थर्ड था हमारा टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है वही हमारा नस्ट इक्वेशन कहलाता है। और हमने लास्ट क्लास में नस्ट इक्वेशन डिराइव किया था। तो हमारे पास नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या आया था, नस्ट इक्वेशन को हम लोग बेसिकली एनी बोलते हैं। तो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या आया था बेटा, किसी भी सेल का ई निकालना है। ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, किसी भी वर्किंग टाइम में। जैसे आप सेल खरीद के ले आते हैं तो आपसे कोई पूछे कि 4 दिन के बाद बताइए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, E इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम लोग, ई नॉट। ई नॉट मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हम नया नया सेल खरीदते हैं उस समय जो उसका इलेक्ट्रोड होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हम लोग नॉर्मली जो सेल लेके आते हैं है ना, पेंसिल सेल हो, 1.5 वोल्ट का होता है। तो उसका ई नॉट की वैल्यू इनिशियली कितना है, 1.5 वोल्ट। वो वैल्यू धीरे धीरे कम होती है और वो निकालने का तरीका क्या है, नस्ट इक्वेशन से E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये फॉर्मूला हमने देखा था। ये जनरल फॉर्मूला है जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा तब, है ना, किसी भी टेम्परेचर पे निकालने का ये फॉर्मूला है। पर क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं होता तो हम लोग हमेशा 25 मानते हैं, और 25 के ऊपर हमारे लिए E का फॉर्मूला जो हो जाता है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, ये हम लोग T की जगह पे डाल देंगे 25, यहाँ 8.314, और फैराडे की जगह पे बेटा 96500। N हमारा क्या बताता है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ट्रांसफर्ड भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है और लॉस्ट भी हो सकता है, तीनों तरीके का। हाफ सेल लोगे तो या तो गेन होगा या लॉस होगा, और कंप्लीट सेल लेंगे तो ट्रांसफर होगा, जो आज हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा 0.059 आता है ना, डिवाइडेड बाई N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारा नस्ट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन की हेल्प से सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व होने वाले हैं। पहले टाइप का सेल जो गैल्वेनिक सेल है, ठीक है ना, तो आप इसको समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसी फॉर्मूले से करना है। और हमने देखा था बेटा दो तरीके के सेल भी देखे थे, एक एनोड हाफ सेल होता था, दूसरा कैथोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल पे हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड हाफ सेल पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और अगर इस फॉर्मूले को एनोड हाफ सेल के लिए लगाना होगा तो हम लोग यहाँ पे EOP लिखते थे। EOP का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके बराबर होता था, E नॉट OP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, माइनस 0.059 बाई N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या आता था, आयन। ये फॉर्मूला कल हमने निकाला था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी निकालना हो तो, है ना, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो E कोई मेटल है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब M से किस में जाएगा, M+N में, जो जैसे कि हमारा Zn+2 में जा रहा था। तो कोई मेटल है, M+N में गया, तो इज इक्वल टू कितना, E नॉट M+N। ये क्वेश्चन में हमेशा क्या रहेगा, गिवन रहेगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, गिवन होता है हमारे लिए, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई N लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ M+N, इस तरीके से, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एनोड हाफ सेल का ये हमारा बेटा नस्ट इक्वेशन कैसे लगा के सॉल्व करते थे। और अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, क्या बताया मैंने आपको, एक तरफ एनोड लिखना है
एनोड, और एक वर्टिकल लाइन लेना होता है, और इस तरफ आपका क्या आता है, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। तो जो भी हमारे है ना इलेक्ट्रोलाइट, जो भी हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमेशा कहाँ आएंगे, टर्मिनल। जैसे एनोड के नोटेशन में एनोड टर्मिनल पे आएगा, कैथोड वाले में कैथोड उस साइड के टर्मिनल पे आता है। और एनोड, और ये लाइन क्या बताता है, वर्टिकल लाइन सेपरेशन ऑफ फेज को बताता है। एनोड जनरली हमारा सॉलिड फेज में होता है, और एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट हमारा एक्वस फेज में होता है, और इसका हमें क्वेश्चन में कंसंट्रेशन भी दिया रहेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा सेपरेशन ऑफ फेज को बताता है वर्टिकल लाइन। ये हमारी बात हो गई किसके लिए, एनोड हाफ सेल के लिए। चलो इसी तरीके से अगर कैथोड हाफ सेल कोई पूछे, कैथोड हाफ सेल, तो कैथोड हाफ सेल पे क्या देखा था हमने, क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। और कैथोड हाफ सेल पे अगर बेटा रिडक्शन होता है तो वहां पे ईओपी ना होके क्या होता है, ईआरपी, रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग। और ईआरपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट आरपी। ई नॉट आरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ क्या, आयन। नहीं, ये माइनस ना होके यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस होता है ना। ऊपर वाले में माइनस आता है, इसमें 1 अपॉन आयन आता था, है ना। तो मैंने बताया था उसको रेसिप्रोकल करके इसको प्लस कर दो, तो यहाँ पे प्लस हो जाता है हमारे लिए। या इसे हम लोग दूसरे फॉर्म में भी चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे मेटल प्लस एन में है और वो रिड्यूस होके किस में चला गया, एम में। जैसे Cu+2 से किस में जा रहा था, Cu में। उस तरीके से एग्जाम्पल सेट किया करो। तो ई नॉट ऑफ एम प्लस एन अपॉन एम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एम प्लस एन। तो ये फॉर्मूला बन गया था। तो ये सब कल मैंने आपको बता दिया था। रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे तो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा बेटा, वर्टिकल लाइन आना ही है। एनोड हमेशा लेफ्ट में रहता है, कैथोड किधर आएगा, वर्टिकल लाइन के इस साइड में आएगा। तो यहां क्या आएगा आपका, कैथोड। और इस लाइन के इस साइड क्या दिखाई देगा हमें, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जिसका हमें कंसंट्रेशन प्रॉब्लम में गिवन होगा। तो कैथोड के नोटेशन में कैथोड लाइन के इस साइड आता है ना, राइट हैंड साइड में, और एनोड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये सेल के नोटेशन इस तरीके से होते हैं, और ये हमने कल देख लिया था। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। चलो, तो ये बात कर ली थी हमने इसके बारे में किस तरीके से होता है। एक चीज और जानकारी मैंने बताई थी यहाँ पे, कि यहाँ आप देख सकते हो, अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ आयन को बढ़ाना शुरू किया, अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन को इंक्रीज करोगे, इसके कंसंट्रेशन को, तो आयन का कंसंट्रेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा बेटा, तो आयन का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ही, Mn+n में जाएगा, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, आयन का बढ़ेगा। और आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में है। तो इसका मतलब इसमें से कुछ वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेसिकली, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये हमने देखा था। ठीक है ना। और इसके केस में बात करें अगर, तो इसके केस में देखो, अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन आप बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन ऑफ आयन को आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, देखो, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ आयन को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और ये वैल्यू बढ़ेगी, तो इसमें कुछ जुड़ता जा रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो सेल तब तक काम करता है जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, है ना। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगातार धीरे धीरे कम होता है और रिडक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब दोनों एक दूसरे के बराबर में आ जाएंगे तो सेल का वर्किंग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो सेल वर्क करने वाला नहीं है। तो ये लास्ट क्लास की चीजें हैं, ये सब हमने पढ़ा था। और एक मैंने नोट भी बताया था स्पेशली, जो ध्यान रखिएगा, किसी भी, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। किसी भी मेटल के लिए जो एसआरपी होता है, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ई ऑफ आरपी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ ओपी। मतलब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, बस चेंज क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको, अगर आपका Zn ई नॉट ऑफ Zn/Zn+2 है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू आपको दिया है +0.76 वोल्ट। तो अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, अगर मैं ऐसे कर दूं, उल्टा करने का मतलब E0 Zn+2/Zn,
तो देखो ये तो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, तो प्लस 0.76 वोल्ट है, तो अगर उसको रिडक्शन के फॉर्म में लिखोगे ना, उल्टा कर दिया, ये रिडक्शन कर दिया, तो ये साइन केवल चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ चेंज होने वाला नहीं है, वैल्यू वही रहती है, साइन क्या हो जाता है, चेंज, क्योंकि हमें पता ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है। तो आई होप कि ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना, हमें क्वेश्चंस में बार बार जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना होगा, रिडक्शन दिया होगा, तो साइन चेंज कर दूंगा। जैसे मान लो मुझे Zn+2 से Zn चाहिए और मुझे ये वैल्यू दिया है, तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू के आगे माइनस लगा दूंगा। अगर मुझे Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए और मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस का प्लस ना, जो भी दिया रहेगा बस साइन क्या हो जाता है, चेंज। या ध्यान रखना आरपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओपी होता है, ठीक है। चलो, तो ये लास्ट क्लास की बात थी। आज हम लोग कंप्लीट गैल्वेनिक सेल देखने जा रहे हैं कि कंप्लीट गैल्वेनिक सेल क्या है, उसके ऊपर नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम लोग उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। और सेल का रिप्रेजेंटेशन बेटा ये वर्टिकल लाइन का यूज क्या है, किस तरीके से, ये हमें पता होना चाहिए। एनोड हाफ सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैथोड हाफ सेल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट क्लास की समरी मैंने दे दी है आपको, इतनी चीजें हमने सीखी थी। चलिए, तो हम लोग अब ले लेते हैं कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, कॉमा इट्स रिएक्शन, कॉमा रिप्रेजेंटेशन, complete galvanic cell, its reaction, comma representation, and Nernst equation for complete cell, ठीक। तो कल हमने हाफ सेल देखा था, आज हम लोग कंप्लीट गैल्वेनिक सेल को देखेंगे। तो कंप्लीट गैल्वेनिक सेल कैसे बनता है, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल का मतलब यह है, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, दोनों को जोड़ दो, किससे, कंडक्टिंग वायर के थ्रू, और बीच में उनके सॉल्ट ब्रिज लगा दो। एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल को कंडक्टिंग वायर के थ्रू, इलेक्ट्रोड को कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं और उसके अंदर एक सॉल्ट ब्रिज डाल देते हैं, वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। तो कंप्लीट गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या है, गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म्ड बाई, galvanic cell is formed by combining, galvanic cell is formed by combining two half cells through conducting wire and salt bridge, ठीक है। तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल का मीनिंग होता है। गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू हाफ सेल थ्रू कंडक्टिंग वायर एंड सॉल्ट ब्रिज। तो मैंने तो काफी हाई फाइव भयंकर फिगर बना दिया था, जिसमें सब डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने कहा था पहले ही क्लास में, ध्यान रखना है। हमें बोर्ड में आता है अगर बनाने के लिए, तो हम लोग सिंपली बस इस तरीके से दिखा देंगे सेल को। एक आपका एनोड चैम्बर दिखा देंगे, एनोड हाफ सेल है ना, उतना भारी भरकम नहीं बनाने की जरूरत है आपको, सिंपली बना दो। ये एनोड हाफ सेल, दूसरा वाला हमारे लिए कैथोड हाफ सेल बन जाएगा, ठीक है। और इनमें बेटा इसके अंदर क्या रहेगा, एनोड रहेगा, और एनोड किसके अंदर डीप होगा, एनोड के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, एनोड हाफ सेल के अंदर। ये एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, बताया था मैंने, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, AHCE। ये एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट है। ये आपका कौन सा टर्मिनल है बेटा, एनोड टर्मिनल है, ये आपका एनोड टर्मिनल। इस साइड में आप देखो तो इस साइड में आपका कौन सा टर्मिनल रहता है, कैथोड रहता है राइट हैंड साइड में, और कैथोड टर्मिनल भी क्या रहेगा, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप्ट होगा। तो ये आपका कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका एनोड होता है। इस साइड आपका क्या रहेगा, कैथोड रहेगा, ठीक है। और इनको किससे जोड़ना है, कनेक्टिंग वायर से। तो इनको एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू बस हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। बीच में हम लोग एक बल्ब का सिंबल बस दिखा सकते हैं कि यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। तो ये आपका कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। और बिना विदाउट सॉल्ट ब्रिज तो ये कभी कंप्लीट नहीं होता, तो इसके अंदर हमें एक सॉल्ट ब्रिज भी दिखाना है।
तो बस आपको बोर्ड में अगर आता है कभी कि सेल बना के दिखाए गैल्वेनिक सेल, तो आपको बस इस तरीके से सिंपली बना लेना है सेल को, ठीक है। ये आपका क्या है, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड हाफ सेल बोलते हैं, एएससी। और इस साइड के पोर्शन को क्या बोलते हैं, कैथोड हाफ सेल, ठीक। तो हमारा गैल्वेनिक सेल का मतलब ही होता है ना, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों को कंडक्टिंग वायर और सॉल्ट ब्रिज के साथ जोड़ दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। ये मीनिंग क्लियर हुआ, किस तरीके से फिगर है, क्या बनाना है हमें। अब ये जो हाफ सेल होते हैं ना बेटा, ये वाला हाफ सेल और ये वाला हाफ सेल, ये हमारे पास टोटल 5 तरीके के होते हैं। मैंने आपको केवल मेटल आयन सिखाया, हम लोग टोटल यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन में हम लोग देख ही लेंगे 5 तरीके के। डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना, कमिंग लेक्चर जो आएंगे बाद में, उनमें हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन हाफ सेल के देखेंगे। ये 5 तरीके के हाफ सेल हैं, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। ये अलग अलग तरीके के हाफ सेल को जोड़ के बनाया जा सकता है, तो हम लोग उनको लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे बस इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। हाफ सेल्स, और हाफ सेल्स को बेटा किसी किसी बुक में इलेक्ट्रोड्स भी लिखा होता है, तो उसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा ना। कभी जैसे इसको एनोड हाफ सेल्स बोलते हैं ना, इसको कभी कभी बुक में एनोड बोल देता है इस पार्ट को पूरा, और इस पार्ट को कैथोड भी बोल देता है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही मीनिंग होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स, 5 तरीके के हाफ सेल होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास मेटल। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कितने तरीके से हमारा सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो 5 तरीके का हाफ सेल यूज करते हैं हम लोग। पहला है मेटल आयन हाफ सेल, मेटल आयन हाफ सेल, या इलेक्ट्रोड भी लिखा हुआ है तो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो पहला है मेटल आयन हाफ सेल, जो हम लोग किए थे। मेटल आयन का मतलब क्या है, आप इलेक्ट्रोड मेटल का लोगे, और मेटल आयन मतलब सॉल्यूशन जो रहेगा वो किस में रहेगा, उसके मेटल आयन में ही डिप रहेगा। जैसे Zn का ZnSO4 सॉल्यूशन में, जिंक का रोड किस में डाला था हमने, ZnSO4 में, तो मेटल आयन हाफ सेल। तो ये आपका एनोड हाफ सेल की जगह पे भी हो सकता है, ये आपका कैथोड वाले पार्ट में। जैसे हमारा कॉपर का था, Cu किस में डिप कराया था कॉपर को, Cu+2 वाले में हमने, ठीक है। तो पहला है मेटल आयन हाफ सेल, इस तरीके का हाफ सेल हो सकता है। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है, जो हम लोग सॉल्ट लेते हैं वो सॉल्युबल सॉल्ट होता है, क्योंकि एक इनसॉल्युबल वाला भी है हाफ सेल। तो इसमें जो सॉल्ट हम लोग लेते हैं वो कैसा होता है, सॉल्युबल सॉल्ट। और सॉल्युबल इनसॉल्युबल हम लोग पढ़ चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। सॉल्युबल मतलब जो पूरी तरह से सॉल्युबल है, 100% डिसोसिएट हो रहे हैं आयंस में। और इनसॉल्युबल मतलब क्या होगा, पार्शियली डिसोसिएशन होगा, KSP वगैरह गिवन रहेगा। तो इसमें जो सॉल्ट हम लोग लेते हैं वो क्या होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। और एग्जांपल की बात करो जैसे, तो Zn+2 है ना, जिंक को Zn+2 के ले रहा हूं। ZnSO4 में क्या सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा था, जो ZnSO4 था उसमें सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा था। जिंक निकल के Zn+2 में जा रहा था, मतलब किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा था, Zn+2 आयन का। तो Zn+2 में इसीलिए लिख रहा हूं इसे, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा हो सकता है जैसे Cu+2। इस तरीके के जो भी हमें मिलेंगे इलेक्ट्रोड्स, जैसे Ag का Ag+ में, सिल्वर की रॉड ले लो, AgNO3 का सॉल्यूशन ले लो Ag+ में। तो इस तरीके के जो होते हैं उनको हम लोग मेटल आयन हाफ सेल बोलेंगे। डिटेल नहीं जाना है, डिटेल इसको डिस्क्रिप्शन हम लोग बाद में एक एक हाफ सेल को डिस्कस करेंगे। बस अभी मेरा मतलब यह है बताने का कि आप हाफ सेल कितने तरीके के ले सकते हैं कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए। एक पहला तरीका यह है कि आप इधर भी मेटल आयन ले लिया, इधर भी आपने मेटल आयन हाफ सेल ले लिया। सेकंड देखो, सेकंड हाफ सेल जो है अपने पास, दैट इज गैस आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। सबसे ज्यादा जो यूज होगा हमारे पास पहला वाला होता है मेटल आयन हाफ सेल। सबसे ज्यादा 90% प्रॉब्लम आपको इसी के ऊपर मिलेंगे। और सेकंड जो कॉमन यूज होने वाला हमारे पास हाफ सेल होता है वो गैस आयन हाफ सेल है। इसके ऊपर हम लोग कल की क्लास या परसों की क्लास में आएंगे। गैस आयन हाफ सेल हाइड्रोजन वाला बताऊंगा मैं किस तरीके से होता है। इसके अंदर बेसिकली गैस पास करते हैं और आयन रहते हैं ना सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। जस्ट अभी मैं बता रहा हूं सेल कितने तरीके से आप यूज कर सकते हैं हाफ सेल को। गैस आयन हाफ सेल, और गैस आयन हाफ सेल में जैसे एग्जांपल की बात करो इसके अंदर, तो जैसे H2 है आपका, H2 और H2 के साथ आपने H+ आयन को ले लिया तो हाइड्रोजन गैस हो गया और ये उसी गैस का आयन। इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग बाद में आएंगे। तो H2 से H+ ऐसे भी हो सकता है, या Cl2 गैस लिया Cl- ले लिया एटसेट्रा। इस तरीके के हाफ सेल भी बनेंगे हमारे पास।
तो आप देखो H प्लस अगर आ गया तो H प्लस आते ही आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग H प्लस का कंसंट्रेशन ही तो निकालते थे ताकि हमें पीएच निकाल सके। तो H प्लस आ गया तो बेटा यहाँ पे एडवांस लेवल के अच्छे प्रॉब्लम बन जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम को मिला के। हम लोग करेंगे ही क्वेश्चंस कुछ उस तरीके के भी। थर्ड हमारे पास जो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, या इसको हम लोग रेडॉक्स इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड हम सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब सर नाम लिखवाया है, ऐसे नहीं, ये सब डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कुछ आगे वाले लेक्चर्स में। ये सबको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एक एक सेल के बारे में कि कैसे होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल या रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, इसमें बस मैं एग्जांपल आपको जस्ट मेंशन कर रहा हूं, इसमें ऐसा हम लोग लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो सके रिडक्शन भी हो सके। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर आपको मैंने बताया था इनर्ट इलेक्ट्रोड, बताया था एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है, तो ना वेट लॉस करता है ना वेट गेन करता है, उसको क्या बोलते थे इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना। इसमें खुद मेटल ही इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, या तो एनोड की तरह या कैथोड की तरह। इनके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोड लगता है, इसके अंदर भी इनर्ट इलेक्ट्रोड, आगे के जितने मैं आपको बताने वाला हूं उनमें इनर्ट इलेक्ट्रोड का बेसिकली यूज होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है, हम लोग सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर Fe+2 Fe+3 दोनों आयन मौजूद होंगे और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा देंगे, किसको, प्लेटिनम के वायर को। वो प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का लेने देने का काम करेगा। डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, जस्ट अभी आप ये आइडिया रखिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल भी एक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें Fe+2 और Fe+3 इस तरीके से आयन मौजूद हो, Fe+2 Fe+3 आयन मौजूद है एक ही सॉल्यूशन के अंदर, तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और वो रिड्यूस भी हो सकता है जैसी जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये एडवांस लेवल पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, MnO4 माइनस और Mn+2 का दे देगा, हम सब करेंगे ये सब, हम लोग डिटेल में खूब करेंगे बाद में, है ना, लेक्चर बढ़ता जाएगा। Mn में देखो आप +7 में, +7 से +2 में, तो इस तरीके के सेल को बोलेंगे हाफ सेल को ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। फोर्थ होता है अपने पास मेटल। ये फोर्थ पहले के जैसा ही होता है, लेकिन पहले में सॉल्युबल सॉल्ट होता है, इसमें बेटा इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन हाफ सेल, एनायन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें मेटल रहेगा और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट भी रहेगा और साथ में एनायन भी दिया रहेगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये आपका केवल एडवांस के सिलेबस में जेईई नीट और आपके सीईटी के सिलेबस में फोर्थ वाला से लें, फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। अच्छा सेल होता है काफी, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, तो इसमें मेटल जैसे ले लिया हमने एजी का इनसॉल्युबल सॉल्ट हमने ले लिया AgCl, ठीक है, और उसके बाद हमने इसका एनायन ले लिया Cl-। तो इस तरीके से सेल बनेगा आपका। Ag मेटल हो गया, इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl, हमें कैसे पता चलेगा इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो AgCl का बेटा Ksp क्या रहेगा, प्रॉब्लम में गिवन होगा। जिसका Ksp गिवन होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल, और जिसका गिवन नहीं होता वो क्या होता है, सॉल्युबल। बताया मैंने आयनिक के अंदर, तो आयनिक का यूज इस चैप्टर में काफी होता है। AgCl का Ksp अगर दिया, जिस सॉल्ट का Ksp दिया है, इसका मतलब वो सॉल्ट हमारे लिए क्या है, इनसॉल्युबल, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केवल उन्हीं के लिए डिफाइन है जो इनसॉल्युबल है, या उसको हम लोग इनसॉल्युबल तो नहीं बोलते, फिजिकल के टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबली सॉल्युबल। ठीक है, तो आपको रॉड दिया है मेटल, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, और साथ में उसके एनायन, अगर सपोज करो ये एनायन में छिपा लूं, एनायन नहीं देता तो आपको मेटल और मेटल का इलेक्ट्रोलाइट दिखाई देता, तो पहला वाला बन जाता, मेटल मेटल आयन हाफ सेल की तरह हो जाता। क्यों, देखो ना, जिंक और ZnSO4 ही तो है ये, बेसिकली जिंक और ZnSO4 ले लिया हमने, तो Ag और AgCl केवल देते, Cl- नहीं देता, तो आपका ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल बनता पहला वाला। लेकिन अगर साथ में एनायन भी दे दिया है, मतलब ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है। तो ये आइडिया हम लोग लेंगे काफी डिटेल में, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं बाद में चल के। तो बस मीनिंग ये है कि आप इनमें से किसी को भी उठा के, किसी को एनोड बना सकते हो, किसी को भी उठा के आप कैथोड बना सकते हो। और फिफ्थ सेल की बात करो, लास्ट सेल, तो ये हमारा ऊपर वाले का ही है, फोर्थ वाले का ही है, ये कैलोमेल इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। जैसे इसमें हम लोग जो यूज करने वाले हैं एग्जांपल क्या, यही इसका है ही हमारे पास सेल Hg2Cl2, ये कैलोमल होता है, इसका मेटल Hg और इसका आयन Cl-। तो देखो आप ये
इसी के जैसा है ना, सेम इसी के जैसा है। तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल का ही एक कैलोमल इलेक्ट्रोड एक फॉर्म है, उसी का फॉर्म है, उसी की कैटेगरी में आता है, सेम उसी के अंदर है। लेकिन इसको हम लोग अलग से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये यूज्ड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यूज्ड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग देखेंगे किस तरीके से होते हैं, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है। तो बेसिकली ये 5 तरीके के आपके पास हाफ सेल हो सकते हैं। तो आप बेटा इन पांचों में से किसी को भी एनोड हाफ सेल बना सकते हो, किसी को भी कैथोड हाफ सेल। जैसे जो हमने पढ़ा है अभी तक, हमने क्या पढ़ा है, जिंक की रॉड को ZnSO4 में डाला था, कॉपर की रॉड को CuSO4 में डाला था। तो हमारे लिए एनोड हाफ सेल भी मेटल मेटल आयन हाफ सेल था, और कैथोड हाफ सेल भी हमारे लिए क्या था बेटा, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। मैं चाहूं तो ऐसा भी कर सकता हूं, इस साइड में मैं जिंक की रॉड को डाल दूं ZnSO4 में, तो मेटल मेटल आयन हाफ सेल हो जाएगा। और इस साइड के हाफ सेल में इन चारों में से किसी को भी उठा सकता हूं, जरूरी नहीं है मैं CuSO4 में Cu को लूं, मैं इन चारों में से कोई भी उठा सकता हूं। जैसे मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल भी उठा सकता हूं। कैसे, Fe+2 Fe+3 दो आयन रहेंगे, और एक मैं प्लेटिनम की वायर लगा दूंगा इसके अंदर, जो इलेक्ट्रॉन को, प्लेटिनम की वायर को जोड़ दूंगा जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो बेसिक मीनिंग यही है कि आप किसी भी इन पांच कैटेगरी में से आप किसी भी हाफ सेल को यूज करके बना सकते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट और जो सबसे 90% क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, जो हमने देखा था जिंक का ZnSO4 में, कॉपर का कॉपर SO4 में। तो मेटल मेटल आयन हाफ सेल कॉमन होता है, सबसे ज्यादा यूज। सेकंड मोस्ट जो यूज होने वाला है गैस आयन हाफ सेल। गैस आयन हाफ सेल में जैसे इधर मैं दिखाऊंगा, अगली क्लास में हम लोग आ ही जाएंगे इसके ऊपर, ये भी कॉमनली यूज होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन ये है हमारे पास सेल। इनके यूज तो बहुत कम देखने को मिलेंगे, एक दो प्रॉब्लम, लेकिन हम इनके ऊपर भी देखेंगे। तो आई होप की मीनिंग क्लियर हो गया कि हम इन 5 तरीके के सेल को, किसी को भी एनोड हाफ सेल बना सकते हैं, इन पांचों में से किसी को भी कैथोड हाफ सेल बनाते हैं। इनमें से किसी भी दो को या तो सेम को सेम के साथ जोड़ो, जैसे मेटल मेटल आयन इधर भी, मेटल मेटल आयन इधर भी, तो एक सेल बन सकता है। मेटल मेटल आयन को इन चारों में से किसी के साथ जोड़ेंगे तो दूसरे टाइप का सेल बन सकता है। तो गैल्वेनिक सेल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये आइडिया मैंने दे दिया आज की क्लास में। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं। चलिए, तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन से बन सकता है, कितने तरीके के हाफ सेल होते हैं। हमारा काम है अब गैल्वेनिक सेल का बेटा, गैल्वेनिक सेल समझिए, इसका रिएक्शन देखना, रिप्रेजेंटेशन देखना और नस्ट इक्वेशन इसके ऊपर लगाना, ये 3 काम और बचा हुआ है। तो जो हम लोग कॉमनली यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज किया था हमने, जिंक को ZnSO4 में, उसी पे मैं समझा देता हूं पूरे चैप्टर को। Zn को ZnSO4 के साथ लिया था और कॉपर को CuSO4 में लिया था। तो हम लोग उसी गैल्वेनिक सेल के लिए बात कर रहे हैं। मतलब मैंने कहा था पहले ही क्लास में कि आपको दिमाग में वो बना के चलना हमेशा। आपके पास ये बनाने की जरूरत नहीं आपको, बस मैं बताने के लिए बता रहा हूं। आपके पास 2 तरीके के चैम्बर होते हैं, ये बीच में सॉल्ट ब्रिज होगा, इधर आपका एनोड हाफ सेल, इस साइड में आपका कैथोड रॉड लगी रहेगी, और ये दोनों वायर के थ्रू क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। तो हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं मैं, रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन और नस्ट इक्वेशन, हर जो भी सेल गैल्वेनिक सेल बनेगा उनके लिए यही जनरल थीम रहेगा करने का। जैसे मैं ले रहा हूं ZnSO4 के लिए, और रॉड किसका लिया मैंने, जिंक का, और इसमें सॉल्यूशन कौन सा लिया मैंने, CuSO4, और रॉड किसका लिया मैंने, कॉपर का। ठीक है बेटा, चलो। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर इलेक्ट्रो, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस आइडिया दे रहा हूं मैं क्या करना है। अब रिएक्शन लिखना है ना, तो हम लोग ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ, या लिखो गैल्वेनिक सेल रिएक्शंस, गैल्वेनिक सेल रिएक्शंस। तो गैल्वेनिक सेल अगर आपने बनाया बेटा, तो आपके पास एनोड हाफ सेल भी है और आपके पास कैथोड हाफ सेल भी है। तो आप दोनों को जोड़ोगे तब गैल्वेनिक सेल बनेगा। मतलब इसमें 2 रिएक्शन लिखने पड़ेंगे, एनोड का भी लिखना पड़ेगा और कैथोड का भी। इसके पिछले टॉपिक में हम लोग एनोड हाफ सेल को पढ़े तो केवल उसमें एनोड का लिखा था, कैथोड हाफ सेल को पढ़े तो कैथोड का लिखा था। अब उन दोनों को हमने जोड़ दिया एक साथ, है ना। तो वो जो पिछली क्लास में था वैसे ही पैटर्न है। तो गैल्वेनिक हाफ सेल में हमें पता है कि हमारे पास 2 टर्मिनल होते हैं। पहला होता है एनोड, कौन सा, एनोड, और एनोड पे बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो इसके लिए कौन सा रिएक्शन लिखोगे, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। मैंने बताया था पिछली क्लास में, AHCR मतलब एनोड हाफ सेल रिएक्शन। तो एनोड हाफ सेल की रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाएगी बताओ। हमने एनोड में क्या लिया है, यहाँ पे ZnSO4 और जिंक लिया है,
तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो Zn सॉलिड आपका कन्वर्ट होता है, जो पिछले क्लास में रिएक्शन लिखा था सेम वही है, Zn सॉलिड कन्वर्टेड इनटू Zn +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करता है। और इसके लिए मैंने बताया था आपको किसकी वैल्यू गिवन होगी बेटा, Zn/Zn+2, मतलब क्या है बेसिकली ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और इससे हमें पता भी चलता है Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। इसकी वैल्यू आपको प्रॉब्लम में गिवन होगी, जो हमें गिवन है 0.76 वोल्ट, इस तरीके से। तो पहले आपने एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिख ली, फिर आपने कैथोड पे जाओगे, तो कैथोड पे क्या करवाओगे बेटा, कैथोड पे रिडक्शन करवाओगे। हर क्वेश्चन का बेसिक थीम यही होगा, एनोड हाफ सेल लिखना होगा, फिर कैथोड के रिएक्शन लिखा जाएगा। कैथोड कल की क्लास में न्यूमेरिकल हम लोग देखने वाले हैं, मैं बताऊंगा। अप्रोच यही लगाना है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। बताओ कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu+2 निकल के कॉपर के फॉर्म में डिपोजिट होता है, रिडक्शन हो रहा है, तो Cu+2 एक्वस फेज लिखना जरूरी है, मैंने पहले ही बताया था आपको, है ना। और ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Cu सॉलिड के अंदर। और इसके लिए क्या दिया होगा बेटा आपको, E0 Cu+2/Cu, मतलब क्या, रिडक्शन Cu+2 से किस में जा रहा है, Cu में। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, मीनिंग बता दिया था मैंने। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू आपको कोई प्रॉब्लम में गिवन होगी, जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ 0.34 वोल्ट है, जो आपको प्रॉब्लम में क्या रहेगी, गिवन। तो ये हमने एनोड हाफ से लिख लिया, एक बार आपने कैथोड हाफ से लिख लिया, थीम यही रहेगा हर प्रॉब्लम का। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों सेल रिएक्शंस को क्या करना है, सीधे जोड़ देना है। तो जैसे ये जोड़ा जाएगा तो जो रिएक्शन मिलेगी उससे हम लोग सेल रिएक्शन बोलेंगे। अब जो रिएक्शन मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, सेल रिएक्शन। ये एनोड हाफ सेल रिएक्शन था, ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, और जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो जो रिएक्शन मिलेगी उसे सेल रिएक्शन बोलेंगे। और आप जैसे ये सेल रिएक्शन जोड़ोगे, देखो क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन इधर, मान लो आपको 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 3 इलेक्ट्रॉन होता तो कैंसिल नहीं होता, तो क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले में 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। जैसे इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता, नीचे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होता, तो नीचे वाले को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो सेल रिएक्शन लिखना है बेटा, तो सेल रिएक्शन क्या लिखोगे, बोलो। सेल रिएक्शन क्या आएगा, जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस गिव्स क्या देगा हमें, Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ये दे देगा हमें। तो ये हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन कहलाएगा इस गैल्वेनिक सेल के लिए। तो दिस इज आवर सेल रिएक्शन। और अगर ये सेल रिएक्शन है तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, E0 सेल। जैसे कल हम लोग क्या निकालते थे, EOP ERP ये सब निकालते थे, यहाँ पे सेल के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, E0 सेल लिखा जाएगा अगर सेल की बात करेंगे। और E0 सेल किसके बराबर होगा बेटा, सीधे इन दोनों वैल्यू को क्या कर दो, जोड़ दो उठा के। तो E0 सेल किसके बराबर हो जाएगा, 0.76 और 0.3 को जोड़ोगे तो आपका 1.1 वोल्ट आ जाएगा ये, ठीक है। सीधे सीधे दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो इवन देखो E0 सेल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये भी ध्यान रखना है। E0 सेल का फॉर्मूला, E0 सेल किसके बराबर होगा बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो E0 सेल के पास के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का। E0 OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का, ठीक है। क्योंकि हमें पता है एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, क्योंकि हमें पता है कैथोड पे हमेशा क्या होना है, रिडक्शन। तो ये आपका E0 सेल का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल किस पे, कैथोड पे। तो एक ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो 3 फॉर्मूले हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट में 3 फॉर्मूले बना के दे सकता है, डेट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है, मैं मोस्ट कॉमनली इसी को यूज करता हूं, आप चाहो तो फॉर्मूला बदल सकते हो। कैसे, मैंने आपको अभी बताया था, सेम मेटल के लिए, है ना, ERP और EOP की वैल्यू आपस में क्या होती है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये OP के फॉर्म में, RP के फॉर्म में। अगर मैं दोनों को OP के फॉर्म में लेना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ किसका, एनोड का, और ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड है। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। तो -E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड भी लिख सकता हूं मैं,
तो ये भी एक फॉर्मूला है ना। मोस्ट कॉमनली ऊपर वाला यूज करना, हमेशा गलत होने का चांस कम होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा एनोड का निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कैथोड पे निकाला जाता है, रिडक्शन होता है, तो ऊपर वाले में कंफ्यूजन नहीं होगा। नीचे वाला भी फॉर्मूला वैलिड है, ओपी ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ओपी ऑफ किसका, कैथोड, क्योंकि आरपी और ओपी एक दूसरे के मैंने बताया था क्या होते हैं, साइन में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा ओपी के फॉर्म में हो गया। आप इसे चाहो तो आरपी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। आरपी के फॉर्म मतलब किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का तो रहने देता हूं मैं, ई नॉट ऑफ आरपी ऑफ किसका, कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और ओपी ऑफ एनोड को अगर आरपी के फॉर्म में लिखूंगा तो ओपी का क्या हो जाएगा, आरपी करते ही क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस ई नॉट आरपी ऑफ क्या हो जाएगा, ये आपका एनोड। समझेगा इस बात को। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। आपको जो पसंद आए इन तीनों फॉर्मूले में से उससे आप यूज कर सकते हैं ई नॉट सेल के लिए। मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन में है ना, तो दिया ही रहेगा, तो आप तीनों में से तीनों टिक करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहला वाला याद रख, पहला वाले से यूज करने का, क्योंकि देखो पहला वाला क्यों फायदा क्या है, क्योंकि हमें पता है एनोड पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, और एनोड पे ऑक्सीडेशन लिखते ही क्या मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन, और रिडक्शन लिखते ही क्या मिल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो साइन का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को केवल उठा के क्या करना है, जोड़ देना है दोनों को। तो साइन का कोई लफड़ा नहीं रहता, इनमें साइन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो मैं फर्स्ट वाला यूज करता हूँ, आप इनों में से कोई भी यूज करिए। तो ये आपका ई नॉट सेल का है। ई नॉट सेल के तीन फॉर्मूले हैं, तो बेटा ई सेल के भी तीन फॉर्मूले बनेंगे। ये ई नॉट सेल कब है, जब हम सेल खरीद के लाते हैं, नया नया सेल खरीद के लाओगे तो वो आपका क्या रहेगा, ई नॉट सेल। हमें तो कुछ समय के बाद निकालना पड़ेगा ना, कि कुछ समय के बाद कितना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा है, तो डेट इज ई सेल। तो ई सेल क्या हो जाएगा बताओ, हर जगह से नॉट हटा दो, बन गया ई सेल का फॉर्मूला। तो ई सेल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, कैथोड। जो लिखा है बस मैंने नॉट हटा रहा हूं ऊपर से, और कुछ नहीं, कैथोड। तो देखो ये तरीका कभी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। कल की क्लास में मैंने आपको ईओपी निकालना सिखाया था, कल की क्लास में ईओपी अभी रिवीजन में भी दिया मैंने। तो पहले आप एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो, और आप कैथोड का निकालो, और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो भी आपको सेल का मिल जाएगा। एक तरीका ये भी है। एक तरीका आपको डायरेक्ट लगाने वाला भी है, जो नस्ट इक्वेशन डायरेक्ट अभी मैं बता रहा हूं। एक तरीका ये है, एनोड का अलग निकाल लो, कैथोड का अलग निकाल लो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। अब इसमें भी तीन फॉर्मूले लिख सकते हैं, कैसे, ओपी ऑफ एनोड, और चूंकि ये आरपी ऑफ कैथोड है तो इसको माइनस ईओपी ऑफ कैथोड लिख सकते हैं ना, साइन चेंज कर दिया तो आरपी का क्या बदल जाएगा, ओपी। जो ये लिखा है वही ऐसे, और मैं चाहूं तो इसे रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के फॉर्म में ये हो गया, क्या करूं मैं, ठीक है, ये एनोड के फॉर्म में, ईओपी के फॉर्म में दोनों हो गए। अब मैं चाहूं तो ईआरपी के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ईआरपी ऑफ कैथोड माइनस ईआरपी ऑफ एनोड। जो ऊपर तीन फॉर्मूले लिखे हैं सेम वही तीन फॉर्मूले हैं, बस फर्क ये है कि इसमें हमने ई सेल ले लिया। ई सेल मतलब आफ्टर सम टाइम, जब एनी कंडीशन पे, ई का मतलब क्या होता था, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आई होप कि ये क्लियर है आपको, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा बेटा, इसी से हमें सॉल्व करना है। चलो तो मैं इसे हटा रहा हूं यहां से, क्योंकि अब हम लोग नस्ट इक्वेशन को देखते हैं। ये हो गया रिएक्शन, इसके क्या रिएक्शन है, रिप्रेजेंटेशन अभी मैं बता रहा हूं, पहले हम लोग नस्ट इक्वेशन को देख लें। तो ये ई सेल मेरा सिखाने का काम था, कैसे निकालना है, तो ई सेल हम लोग समझ गए। अब देखो नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो बेटा। तो नस्ट इक्वेशन में क्या आता था, पहले हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था तो ईओपी निकालते थे, रिडक्शन के केस में हम लोग ईआरपी निकालते थे। चूंकि यहाँ पे तो दोनों एक साथ हो रहा है, पूरा रेडॉक्स हो रहा है, तो सेल रिएक्शन के लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे बेटा, तो अब यहाँ पे ईओपी ईआरपी नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ई सेल। यहाँ पे क्या निकालना रहेगा हमें, सेल का ई सेल निकालेंगे। ईओपी ईआरपी तो अलग अलग पार्ट का निकाल देते, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो बस इसके लिए अगर अप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अगर आपने ये समझ लिया है तो आपको हर प्रॉब्लम इसी अप्रोच से करना है।
पहले रिएक्शन एनोड की लिखनी है, फिर कैथोड की, फिर सेल रिएक्शन, फिर उसके ऊपर नस्ट इक्वेशन। न्यूमेरिकल कल हम लोग करेंगे, ठीक है। माइनस 0.059 अपॉन, ये तो ई नॉट सेल की वैल्यू तो पता है ना हमें। मैं इस सेल की बात करूं तो इस सेल का ई नॉट सेल कितना है 1.1 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब क्या होता था बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया था ट्रांसफर्ड हो सकता है, लॉस्ट भी हो सकता है, गेन्ड भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन के केस में, ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है लॉस्ट, रिडक्शन के केस में क्या होता है गेन्ड। और अगर रेडॉक्स हो रहा है पूरी तरह से तो पूरे रेडॉक्स में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, वो यहीं से पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन में पूछूं कि यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो सीधे सीधे हम लोग कितना बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2। ये एन यही होता है, यहीं से देख के पता चल जाता है। एन जो कॉमन रहता है दोनों में वही हमारा क्या होता है एन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो एन की वैल्यू 2। लेकिन इसको लॉस्ट या गेन, इसको क्या बोलेंगे ट्रांसफर्ड। एनोड ने किसको ट्रांसफर कर दिया है, कैथोड के ऊपर। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में देखो बेटा क्या लोगे इस रिएक्शन में, ये एक्वस फॉर्म है, ये सॉलिड, सॉलिड को लेंगे क्या, सॉलिड को लेने की जरूरत नहीं, एक्वस लिया जाएगा। रिएक्टेंट साइड में आओ तो सॉलिड को नहीं लेंगे, किसको लेंगे एक्वस को लेंगे। तो क्या आ जाएगा लॉग प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में किसका कंसंट्रेशन, Zn+2 का कंसंट्रेशन अपॉन नीचे किसका कंसंट्रेशन लोगे, क्या कॉपर सॉलिड ले, नहीं, सॉलिड कभी भी अपीयर नहीं होता है। और इस साइड में ये अपीयर नहीं होगा, क्या आएगा Cu+2 एक्वस, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इनके कंसंट्रेशन दिए हुए रहेंगे और बेटा आपको ई सेल क्या करना रहेगा, फटाफट कैलकुलेट करना रहेगा। और जैसे कि मैं एक बता दूं यहाँ पे, अगर ग्राफ पूछे, जैसे हम लोग पिछले क्लास में ग्राफ भी देखे थे ना ई सेल का, तो ये ई सेल की एक्सिस अगर ये ले लिया और नीचे मैंने लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 ले लिया अगर मैंने, तो मुझे ये y एक्सिस पे दे दिया है y, और ये आपको पूरा x एक्सिस पे दे दिया है। तो ये बेटा वही हो गया c, और ये क्या m। तो y इक्वल टू c माइनस mx वाला जो बताया था उसी नेचर का ग्राफ रहेगा, इस तरीके से डिक्रीज होता हुआ। यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें, ई नॉट सेल की वैल्यू मिलेगी। और ये कितना है हमारे लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए 1.1 है, ठीक है। ये जो इंटरसेक्शन होता है यहाँ से यहाँ तक क्या होता है c होता है ना, ई नॉट सेल 1.1। और इस स्लोप की बात करो तो ये स्लोप हमें कितना दिखाई देगा, स्लोप मतलब tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन n, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा tan थीटा निकाल सकते हैं। तो ग्राफिकल फॉर्म भी हमें समझ में आना चाहिए, ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं, हमसे ग्राफ में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो बता दिया मैंने, आपसे पूछ सकता है इस तरीके से, देखो आपको कह देगा कि फाइंड, जैसे यहां मैं लिख देता हूं क्वेश्चन के फॉर्म में, फाइंड वैल्यू ऑफ ई सेल व्हेन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 इज इक्वल टू 10 हमसे बोल सकता है। फाइंड, ये क्वेश्चन के फॉर्म में मतलब यही दे रहा हूं छोटा सा, फाइंड वैल्यू ऑफ ई सेल व्हेन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपॉन Cu+2 इज इक्वल टू 10। और आपको ये नहीं दिया है ना, ये तो हमने निकाल लिया है, आपको ये ग्राफ ही दिया है, तो इस ग्राफ से भी पता करना पड़ेगा। तो आप देखो इसकी वैल्यू कितनी दे दी है क्वेश्चन में, हमें 10 दे दिया है। तो बेटा इस 10, अब ये ग्राफ देख के आपको ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए कि उस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन बनने वाला है। और अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1.1 से तो आंसर छोटा ही आएगा, 1.1 से क्या आएगा आंसर छोटा। और वो वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो यहाँ पे इसकी जगह पे कितना रखोगे 10, और ये 0.059 है, न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए 0.06 लेते हैं। न्यूमेरिकल लगाने के लिए क्या करेंगे, 0.059 को 0.06 ले लोगे, तो 0.06/2 कितना होता है 0.03, और 0.03 इंटू 10 कितना हो जाएगा 0.3। तो 1.1 में से 0.3 जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.8, तो इस पे आंसर 0.8 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल के क्लास में डिटेल में। तो ये हमारा नस्ट इक्वेशन हो गया, किस तरीके से कंप्लीट सेल के लिए नस्ट इक्वेशन को लिखा जाता है। नाउ द लास्ट पार्ट इज द रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यही पार्ट मैं हटा रहा हूँ, रिएक्शन छोड़ रहा हूँ। देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, बस ये लास्ट पार्ट है। रिप्रेजेंटेशन करने के बाद आज का लेक्चर में रोक दूंगा आपको, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह कल की क्लास में करेंगे। देखो रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, तो सेल रिप्रेजेंटेशन लास्ट पार्ट है, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बेटा,
तो ये कंप्लीट सेल है ना, कल मैंने हाफ सेल को बताया था, एनोड एक सिंगल लाइन, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, सिंगल लाइन कैथोड। तो यहाँ पे तो दोनों चीजें हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है, कंप्लीट सेल के अंदर तो आपका एनोड हाफ सेल वाला भी चैम्बर है और आपका कैथोड हाफ सेल वाला भी चैम्बर है, तो इससे भी लेंगे इसे भी लेंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ ऐसा होता है, देखो एनोड हाफ सेल, डबल लाइन, कैथोड हाफ सेल, ये होता है रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल लाइन, ये डबल लाइन क्या बताता है, तो ये हमें सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लिखेंगे इट रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, हमारे सॉल्ट ब्रिज को। डबल वर्टिकल लाइन, सिंगल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता था, सिंगल लाइन फेज सेपरेशन को, सॉलिड और एक्वस, सॉलिड लिक्विड फेज सेपरेशन को। और डबल वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज। और डबल वर्टिकल लाइन केवल किसके रिप्रेजेंटेशन में आएगा, सेल के अंदर, क्योंकि तभी तो पता चलेगा एनोड हाफ सेल को कैथोड हाफ सेल से सॉल्ट ब्रिज ने जोड़ा है। अब जो कल मैंने बताया था वही लिख लो, एनोड हाफ सेल को क्या लिखोगे, यहाँ पे एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या बताया था मैंने, एनोड हाफ सेल को लिखने का तरीका क्या है, एनोड और वर्टिकल लाइन क्या, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फिर बेटा डबल वर्टिकल लाइन, कैथोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या था, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट इधर आता था, और सिंगल वर्टिकल लाइन क्या आता था, कैथोड। तो देखो हो गया ये रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे सेल का रिप्रेजेंटेशन है, कंप्लीट सेल का। ये एनोड हाफ सेल का जो लिखा था वो है, और ये आपका कैथोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन था, तो बस उनको लिख दो, ये आपका सेल बन जाता है। और हमें इनके क्या दिए रहेंगे, कंसंट्रेशन दिए रहेंगे, यहाँ पे क्या दिया रहेगा, कंसंट्रेशन। तो आपको सेल को रीड करने आना चाहिए बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म में सेल मिलेगा हमें, है ना। तो इस तरीके से आपको सेल दिखाई देगा। डबल वर्टिकल लाइन सेपरेशन ऑफ किसको बताता है, सेपरेशन बोल रहा हूं, ये बताता है हमें सॉल्ट ब्रिज को। डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को, ये क्या बताता है, फेज सेपरेशन। ये सॉलिड होता है और ये एक्वस है, इधर भी ये एक्वस है और ये सॉलिड है, तो फेज सेपरेशन। तो इसके लिए जैसे लिखना हो तो क्या लिखोगे, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिंक सॉलिड ऑब्लिक इलेक्ट्रोलाइट क्या ले हमने, ZnSO4 एक्वस, और इसका कंसंट्रेशन कुछ आपको दिया रहेगा बेटा C1 मोलर, मोलर को कैपिटल M लिख रहा हूं मैं, जिंक सॉलिड ZnSO4 C1 मोलर। डबल वर्टिकल लाइन किसको बता दिया, सॉल्ट ब्रिज को, और इस साइड क्या रहेगा आपका CuSO4 एक्वस, और इसका कुछ कंसंट्रेशन दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, मान लो सपोज करो C2 मोलर, और इस साइड उसका इलेक्ट्रोड कौन सा है, कॉपर सॉलिड। तो बस हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो अब देखो क्या हमें सीखना है, हमें सेल इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, हमें सेल जो बेटा है इस तरीके के फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, और इस फॉर्म को देख के हमें आइडिया लगाना है कि ये रिएक्शन होगी। इसको देख के क्या आइडिया लगाना है, ये रिएक्शन होगी। ये वाला पार्ट डबल लाइन के इधर वाला पार्ट एनोड हाफ सेल को बताएगा, मतलब Zn किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Zn+2 में। और इस डबल लाइन के इस साइड वाला पार्ट क्या बता रहा होगा, Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Co में। Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Cu के अंदर। समझे क्या बात को। तो ये एनोड हाफ सेल वाला पार्ट है, ये हमारा कैथोड हाफ सेल वाला पार्ट है। रिप्रेजेंटेशन सेल का इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। या और करके मैं ये भी मैंने कल बताया था आपको, क्या सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन चेंज होगा, नहीं। तो आपको ऐसे भी ये दे सकता था, Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn+2 एक्वस, डबल वर्टिकल लाइन Cu+2 एक्वस ऑब्लिक Cu सॉलिड, ऐसे भी दे सकता था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है Zn किस में जाने वाला है, Zn+2 में। यहाँ Cu+2 किस में जाने वाला है, Cu में। ये एनोड लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमेशा लेफ्ट में एनोड हाफ सेल, राइट साइड में क्या होता है, कैथोड हाफ सेल। लेफ्ट में हमेशा लोन वर्ड बताया था ना, लोन LOAN, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड में हमेशा सेल के क्या दिखाई देगा, एनोड हाफ सेल, और राइट में कैथोड हाफ सेल। तो आपसे ये सेल रिप्रेजेंटेशन हमें रीड करने आना चाहिए। कल मैं क्वेश्चन इस पे लेके दिखाऊंगा। हमें क्वेश्चन में देगा कैलकुलेट ई सेल ई नॉट सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल, इस तरीके का सेल बना के एक दे देगा हमें, है ना। कंसंट्रेशन भी यहां दे देता हूं। इसका कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो C1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन दिया होगा C2 मोलर, इस तरीके से। तो ये सेल जैसे ही मुझे बना के दे देगा तो मुझे इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि एनोड हाफ सेल में जिंक Zn+2 में जा रहा है, कैथोड हाफ सेल में Cu+2 Cu में जा रहा है। तुरंत मैं इन दोनों रिएक्शंस को लिखूंगा, इनकी वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में क्या रहेगी, इस तरीके से गिवन, फिर मैं जोड़ के निकालूंगा और फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन है
कंप्लीट गैल्वेनिक सेल का, उसके रिएक्शन का, रिप्रेजेंटेशन का, और नस्ट इक्वेशन कैसे उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो कल की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल है इसी के ऊपर लेने वाले हैं कि सेल को रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का है और किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर में ये स्टॉप करता हूं, हम लोग कल की क्लास में यहीं से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए इसे, है ना, क्योंकि ये पूरा अगर आपने इसको ढंग से समझा है तो आप पूरा फर्स्ट पार्ट गैल्वेनिक सेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।